बहनों को मनाना मुश्किल था। रिजल्ट आया हुआ है और मैंने बी लॉ रखा, सी लॉ रखा, FAR 2 रखा और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट रखा। कुछ फ्रैक्शन से रह गया। बहनों ने कहा कि आप रिपीट कर लो। तरजमील को जाता है। महंगा है ये तो इसके तो एक एक पेपर पे पता नहीं कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। सर जमील है। दिन सर जमील ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, सब लोगों की नहीं सुन रही इसी डिसीजन पे कि ये मेरी ज़िंदगी है। CA है, आप उन चंद बच्चों में से थी, लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली प्रेशर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि रिज़ल्ट आया हुआ है और हमारी कोशिश है कि होनहार स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जनाब सब लोगों की नहीं सुनी और उन्होंने CA ज्वाइन किया, उनसे आपकी मुलाकात करवाएं और देखें कि इस प्रोफेशन में उन्होंने कामयाबी के झंडे कैसे गाड़े हैं। मेरे साथ एक मेरी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट, और एक ख़ास बात इस बच्चे की स्टोरी में आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह, वो मैं आगे चल के ब्रेक करूँगा आपके साथ। तो एक ऐसी स्टोरी कि जहाँ से आप बड़ी मोटिवेशन ले सकते हैं। वही वाली बात कि लोग मना कर रहे हैं CA ज्वाइन नहीं करना चाहिए और इस तरह की बेशुमार मिथ्स को इंशाल्लाह ताला हम इस पॉडकास्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जी एमन, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ बैठना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। ये मुझे लगता है कि सारा अल्लाह की वजह से है कि उसने मुझे मेरी हैसियत से बढ़कर नवाजा है और इज़्ज़त दी है। और उसके सेकंड स्टेप पे अगर मैं देखूँ तो मेरे माँ बाप की लातादाद कुर्बानियाँ हैं, बेगर्ज़ कुर्बानियाँ हैं, मोहब्बत है। और फिर मेरे उस्ताज़ा सारे जो भी हैं, वो मुर्शिद हैं मेरे, उन सब ने बहुत मेहनत की है और उनकी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन जी, बड़े अच्छे जी। जाहिर है मैं आपने एक ही अटैम्प्ट में 2 सब्जेक्ट मेरे पास भी पढ़ रही थी। आप उन चंद बच्चों में से थी कि जो क्लास में बैठ के ही पता चलता था कि यार ये बच्चे आए ही सक्सेस के लिए। चलें जी, हमारा एक ज़रा ख़ास सा पैटर्न सा है इस पॉडकास्ट का, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो जी, आपको CA का कब पता चला और कब आपने सोचा, कहाँ से पता चला और कब सोचा कि मुझे CA करना चाहिए? मुझे लगता है कि YouTube पे जो आपके लेक्चर्स हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के, वो एक सदका जारिया हैं सबके लिए, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को CA में आने के लिए गाइड किया है। तो मुझे भी सबकी तरह सर जाहिद कवी की मेंटोरशिप मिली कासिम अली शाह फाउंडेशन पे, और वहीं पता चला कि CA है क्या और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ली। फिर राइस की मैनेजमेंट से भी थोड़ा कांटेक्ट किया, उससे भी पता चला कि सारा क्या फ़ी स्ट्रक्चर है और क्या हिसाब किताब है। तो इसमें राइस और सर जाहिद कवी का ही सबसे बड़ा रोल है। अच्छा जी, अब जब CA करने का सोचा, आप क्योंकि मेडिकल से आई और मेडिकल में बिल्कुल कहते हैं ना जिसे फ्रैक्शन से आप मेडिकल के एडमिशन से रहीं, तो फिर कैसे फैमिली ने मतलब आपको CA में आने की इजाज़त दे दी? ये मिथ कैसे टूटी? वो ऐसे था कि मेरी फैमिली का यही था, क्योंकि मेरी बड़ी दोनों बहनें डॉक्टर हैं, तो उनको था कि ये भी डॉक्टर ही बने तो डॉक्टर फैमिली पूरी बन जाएगी, पूरी फैमिली डॉक्टर हो तो गई। फिर इसके मेरा वैसे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था डॉक्टर वाली साइड पे, लेकिन फिर भी क्योंकि फैमिली प्रेशर था तो दे दिया MD कैट। कुछ फ्रैक्शन से रह गया। बहनों ने कहा कि आप रिपीट कर लो, MD कैट दोबारा दे लो, बट मैंने एक फर्म डिसीजन लिया कि मैंने रिपीट तो नहीं करना। फिर CA के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी बहनों ने और घर वालों ने कुछ ने कहा कि ये बहुत महंगा है, ये तो इसके तो एक एक पेपर पे पता नहीं कितने लाखों रुपए लग जाते हैं। तो वो भी मिथ तोड़नी थी। और दूसरी बात ये कि घर वालों को मनाना बहुत मुश्किल रहा पहले पहल तो, क्योंकि बहनों को मनाना मुश्किल था, वो थोड़ा डिसीजन मेकिंग करती हैं घर की। तो मम्मा को फिर खैर थोड़ा सा फोर्स किया, तो मम्मा ने बस राइज़ आई, और राइज़ 20 दिसंबर को आए थे और 21 दिसंबर को मैं क्लास में बैठी हुई थी। क्या बात है, यानी राइज में जो करियर काउंसलर थे उन्होंने मामा को भी कायल कर लिया, आपको तो कर ही लिया, मामा को भी कायल कर लिया। नन दिन सर जमील, सर जमील, बेशक इसका बहुत सारा क्रेडिट सर जमील को जाता है। हज़ारों लोगों को इस प्रोफेशन में लाने का बाइस बनने वाले सर जमील हैं। अच्छा, 2 घर में डॉक्टर मौजूद हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है
कि 2 बेटियां डॉक्टर हैं और तीसरी बेटी भी डॉक्टर ही है, यानी वहीं तक मार्क्स लेकर पहुंच रही है। तो घर में तो बड़ी लंबी बहस हुई होगी पहले फिर ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी बहन ने काफ़ी तरदीद की इस बात की कि ना जाओ, तुमने प्री मेडिकल किया हुआ है, बायो पढ़ी हुई है, इसके लिए तो मैथ्स पढ़नी पड़ती है, इसके लिए तो ICS या ICOM करना पड़ता है, ये तो फील्ड ही नहीं है तुम्हारी, तो तुम क्यों जा रही हो इसमें, इसमें तो हिसाब किताब करना पड़ता है, मैथ्स बड़ी इन्वॉल्व है, तो तुम क्या करोगी। तो मैं लेकिन रही इसी डिसीजन पे कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने अपनी चॉइसेस के मुताबिक जीनी है। मैं अपने डेथ बेड पे ये नहीं सोचना चाहती कि मेरा पैशन था कोई चीज़ और मैं इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे बिज़नेस का शुरू से ही बड़ा शौक़ था। तो इसलिए मैंने फर्म डिसीजन लिया कि नहीं, अब मैंने यही करना है जो मैं सोच रही हूँ, मैंने वो नहीं करना जो मुझको फोर्स किया जा रहा है। तो बस वो बहस छिड़ी, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तरह भी हूँ कि मकसद को छुपाना जानती हूँ। अपने मकसद को थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर दें ना ज़्यादा, तो नज़र लोगों की ज़्यादा लग जाती है, मशवरे चारों तरफ से ज़्यादा आ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अपने मकसद को हाइड रखें ताकि आपके आसपास के लोग मशवरे ना दें आपको बेकार से। और फिर इसी तरह मेरा ख्याल है कि इसमें अल्लाह ताला का बड़ा रोल है कि कुछ डेस्टिनेशंस आपको अल्लाह ताला चूज़ कर चुका होता है, आपकी फेट चूज़ कर चुका होता है, तो उस पर किसी ना किसी तरह आप पहुंच ही जाते हो। तो अच्छा, मैं इसमें ऐड करूं अहमन, ये बड़ी अच्छी आपने बात की और अल्लाह ताला ने आपको इस एज में ये सेंस दी कि मुझे अपने इरादों को छुपा के रखना चाहिए। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी यही है कि जब तक आपका कोई एम अचीव ना हो जाए तो इसे बताना नहीं चाहिए। तो इशारतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं कि फिर एक तो अनड्यू लोगों के मशवरे आने शुरू हो जाएंगे और एक फिर वही कि जो दूसरी बात आपने की। अच्छा, आप जब मेरे से अभी हम कैमरा से पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने बताया कि एक ये मिथ भी घर में बहुत ज़्यादा थी कि ये फ़ीमेल का स्टूडेंट नहीं है, वो प्रोफेशन नहीं है। फिर आपने मुझे बताया कि आपकी एक बहन की कोलीग जो थी, वो आपकी बहन MBBS कर रही थी और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चली गई, और ये दोनों एक ही टाइम पर क्वालिफाई कर गए। आपकी बहन जो है वो डॉक्टर बन गई और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। इस वाक़ये को ज़रा मुझे दोबारा से बताइए, इसका क्या रोल आपकी ज़िंदगी में आया? इसका ये रोल था कि मुझे वो प्रोफेशन चाहिए था अपनी लाइफ में। प्रोफेशंस तो और भी बहुत थे, बायोटेक्नोलॉजी में मैं जा सकती थी, ज़ूलॉजी में जा सकती थी, जो मेरी फील्ड थी बायो से रिलेटेड, लेकिन मुझे ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना था जिसके अंदर मुझे 5 साल बाद अब आगे 15 साल ना देने पड़े। जैसे डॉक्टर के प्रोफेशन में है, डॉक्टर तो खैर पूरी ज़िंदगी देता है, लेकिन मुझे था कि मैंने ऐसा रेप्यूटेबल प्रोफेशन चूज़ करना है जो फाइनेंशियली मुझे 5 साल बाद क्या 2.5 साल बाद ही सपोर्ट करना शुरू कर देगा कुछ ना कुछ। जैसे स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर वो भी मेरे लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशन थी। वो ACA बन चुकी थी 5 साल 5.5 साल के अरसे के अंदर, तो मुझे ये सेंस में कर चुकी थी कि वो अभी मेरी बहन से ज़रा ज़्यादा कामयाब हैं इस वक्त के लिहाज से, वो ज़्यादा कमा रही हैं। जब बहन आपकी क्वालिफाई करके आई तो जाहिर है उसके बाद उनकी हाउस जॉब शुरू होनी थी, तो आजकल बहन आपकी हाउस जॉब कर रही होंगी डेफिनेटली। जी ऐसे ही है। अच्छा, हाउस जॉब कर रही। और ये जो उनकी फ्रेंड थी, ये जाहिर है क्वालिफाई कर गई, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है? ये पाकिस्तान से बाहर हैं और अभी आयरलैंड PwC में काम कर रही हैं, और मेरे नज़दीक उनकी 6-7 लाख पे होगी, जबकि एक जो फ्रेश डॉक्टर होता है, हाउस जॉब कर रहा होता है, उसकी 65,000 पे होती है, तो ये तो कुछ नहीं देती। यानी 65,000 वर्सेस 7 लाख रुपया जो है वो आपको अपने घर की अंदर की स्टोरी से भी समझ भी आ रहा था। जी बिल्कुल, और वही मोटिवेशन भी मिल रही थी। फिर एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ आ रहा था कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची पढ़ रहा है तो वो उतने अरसे में जितने में डॉक्टर बन के निकले हैं उतने में ही वो क्वालिफाई करके आगे आ जाएंगे। अच्छा, अब आपकी बहन क्या कर रही हैं? अब मेरी बहन कर रही है USMLE, जिस पे तकरीबन 40 से 50 लाख का खर्चा है, और अमेरिका जाने के लिए वो कर रही हैं। उनको दोबारा से पढ़ना है, 2-3 साल उनको मुसलसल और पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, पेपर्स देने हैं, जो कि एक बड़ा हैवी काम है, बर्डनाइज्ड काम है। तो अभी भी वो अपने आप को स्टैंड करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। मेरे नज़दीक मेरे घर में सबसे ज़्यादा अगर मेहनती है तो वो मेरी सबसे बड़ी बहन है। जबकि इसके पैरेलल में, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है ना, पैरेलल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्ची बन रही है, दोनों फीमेल स्टूडेंट हैं, दोनों एक सेम टाइम पे शुरू कर रही हैं। तो अच्छा, वो उधर क्वालिफाई करके वो आयरलैंड में जाके अपना काम कर रही हैं। आज से 4-5 साल के बाद तो वो यहाँ से बहुत बेहतर पोजीशन पे आ चुकी होंगी। उन्हें फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा और अब एफर्ट भी कोई नहीं, अब तो जाहिर है वो अपने प्रोफेशन के फ्रूट्स ले रही हैं इंशाल्लाह ताला।
अच्छा, तो यानी इस सारी चीज़ों से एक माहौल क्रिएट हो गया और आप अल्लाह का नाम लेके प्रोफेशन में आ गए। पीआरसी आपने कहाँ से किया फिर? ये अल्हम्दुलिल्लाह राइस से किया। राइस से किया। और पहली अटेम्प्ट में हो गया सारा? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पहली अटेम्प्ट। पहली अटेम्प्ट में हो गया। फिर दूसरी अटेम्प्ट में आपने 2 पेपर रख लिए? जी, ऐसे ही वो है क्वालिफाई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस करंट अटेम्प्ट में जिसके रिजल्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ आपने कौन कौन से पेपर रखे? मैंने बी लॉ रखा, सी लॉ रखा, FAR 2 रखा और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट रखा। 4 सब्जेक्ट रखे, जिसमें से एक बड़ा तहलका खेज ये है कि बी लॉ और सी लॉ आप एक ही अटेम्प्ट में पढ़ रही हैं। ये एक ज़रा ग्रुप ए और ग्रुप बी, और उसके साथ आपने FR 2 रखा हुआ है और कॉस्ट रखा हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, आपने यानी बैलेंस किया। बेसिकली 2 बड़े सब्जेक्ट थे, FR 2 हाँ जी। और कॉस्ट, तो आपने उसको बैलेंस कर लिया 2 दरमियाने सब्जेक्ट के साथ, बी लॉ एंड ऐसे ही सी सर। लॉ के साथ। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, 1 बाई 1 ज़रा गुफ्तगू करते हैं। आपने कॉस्ट पढ़ी सर अदनान रशीद साहब अदनान से। रशीद साहब से, और आप ही वो बच्ची हैं। चलें, एक सीक्रेट और भी हम ज़रा बच्चों को बता देते हैं। यही रिज़ल्ट आया, मैं और अदनान बैठे हुए थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे, और वो मैसेजेस आ रहे होते हैं टीचर्स को, तो वो एक बड़ा ही ऐसा मैसेज कि जिसे देख के रश क्या बल्कि प्रोफेशनली जेलसी फील होना शुरू हो गई। वो अदनान भाई को रिसीव हुआ, उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, और जिस बच्ची का वो मैसेज था वो आप हैं। जी सर। ऐसे ही है? जी सर। कैसा पाया आपने अदनान साहब को? प्रोफेशनली परफेक्शनिज्म उनके अंदर दिखता है और आप उनको फॉलो करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो मैं उनको एज अ रोल मॉडल पूरा देख रही होती हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये मेरे रोल मॉडल हैं। दूसरा ये कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं मदद कर रहे, वो आपको स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, ना सिर्फ कॉस्ट के पेपर में मैनेज करने की बल्कि ओवरऑल भी आपने ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। मेरी जो सर मैसेज की बात करी है उसमें मैंने यही बताया था कि मैंने अपने किताब के पहले सफ़े पर वो तमाम बातें लिखी हुई थी, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ लिखी हुई थी जो सर अदनान रशीद गाहे बगाहे बताते रहते थे अपनी क्लास के अंदर। तो उसने इतना हेल्प आउट किया कि पेपर के 15 मिनट में मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया कि पेपर बहुत मुश्किल है, ये नहीं होने वाला। अच्छा, अब उस 15 मिनट के बाद मुझे सर की एक बस लाइन याद आ गई। सर ने कहा था कि आप अब बैटल फील्ड में हो, आप अब जंग के मैदान में हो, अब आप सिपाही हो, आपने लड़ना ही लड़ना है, आप पीछे नहीं मुड़ सकते। मैंने उस 15 मिनट के बाद ये फैसला किया कि मैंने पीछे तो नहीं मुड़ना, अब यही है, जंग करनी ही करनी है। फिर दूसरी बात ये की थी सर ने कि अजम्पशंस लेके करें, पूरा किसी को नहीं आता। मुझे आसपास की वाइब से भी पता चल रहा था कि पूरा पेपर किसी को नहीं आता। तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया कि अजम्पशंस लेके कहीं पे मेथड्स अपने तरीके से बनाने पड़ रहे थे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। पेपर प्रेशर भी ऐसे होते कि आपने तैयारी फुल भी की हो तो आप कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं। तो उसके बावजूद एक सिपाही की तरह लड़ना जो होता है वो किसी किसी को आता है। और मेरे नज़दीक शायद वो जो आखिरी मिनट तक मैं कैलकुलेटर पे यूं करके सॉल्व कर रही थी, शायद उसी की वजह से पेपर पास हो गया। और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट सर अदनान रशीद की स्ट्रेटजीज़ को जाता है, और फिर जो कॉन्सेप्ट्स वो देते हैं माशाल्लाह उसमें भी वो परफेक्ट हैं। और फिर जो प्रोफेशनली आप उनसे सीखते हैं कि कैसे आपने क्लास में रहना है, आपने कैसे ड्रेसअप करना है, वो भी बेहतरीन है। नहीं, मैं अक्सर अदनान के बारे में बात कहा करता हूँ कि अदनान भाई पास से गुजर भी जाए ना तो भी सीखने को कुछ मिल जाता है, वो ना भी बोलें तो सीखने को मिल रहा होता है। मेरा अदनान से रिलेशन कोई 20-22 साल पुराना है। हमने लोकली भी काम किया, इंटरनेशनली ट्रेवल भी किया, टीचिंग के हवाले से इंटरनेशनली सफ़र भी किया। हमने हर मौके पे देखा कि अदनान भाई से आपको सीखने का मौका मिल रहा होता है। तो यकीनन बच्चों के लिए इस तरह के मेंटोर का अवेलेबल होना किसी नेमत से कम नहीं है। और वो बच्चे जो सीखना चाहते हैं, अब जाहिर है जो सीखना ही नहीं बच्चा चाह रहा उसके लिए तो कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल उनके लिए अदनान साहब जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए और MFA के लिए वो एक नेमत से कम नहीं है डेफिनेटली। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। एक और तहलका खेज़ सब्जेक्ट जो है वो आपने FR 2 रखा हुआ। FR 2 में आपका वास्ता पड़ गया नवीद अंसारी साहब से, हमारे हर दिल अजीज़ नवीद अंसारी साहब से। तो ज़रा बताइए क्या बीता? ऐसे था कि सर अंसारी ने हमें उंगली पकड़ के, जैसे एक बच्चे की उंगली पकड़ के लेके जाता है ना बाप, वैसे हम लोगों को लेके चले हैं। वो इंट्रो टू अकाउंटिंग उन्होंने पढ़ाई, फिर FAR 1 पढ़ाया, FAR 2 पढ़ाया। उनकी क्लास में 1 घंटा, वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना वो बिल्कुल प्रूव होती है उनकी क्लास में। 1 घंटे की क्लास और 1.5 घंटे की, हम तो सर को कह रहे होते हैं संडे को रख लें एक्स्ट्रा क्लास, 5 घंटे की रख लें, हमें वो भी नहीं पता चलेगी। ऐसे
उस्ताद हैं जिनसे आप काइंडनेस सीखते हैं, आप दीनदारी सीखते हैं, आप मोहब्बत करना सीखते हैं, आप ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ेस करना सीखते हैं। वो एक मुकम्मल उस्ताद हैं जिनको मैं मुर्शिद से कम तो दर्जा नहीं दे सकती। मुर्शिद हैं वो मेरे नज़दीक तो। ज़बरदस्त। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्सेप्ट, कैसे वो उन्होंने सब्जेक्ट को कैसे कैरी किया, उनके जो पढ़ाने का अंदाज़ था वो कैसे हमें हेल्प कर? अच्छा, इतना परफेक्ट स्केड्यूल्ड अंदाज है सर के पढ़ाने का कि कहीं और वो मिलता नहीं है। मतलब ऐसे है कि हम लोगों को होमवर्क तक आता है। जैसे एक नर्सरी क्लास के बच्चे को टीचर होमवर्क लिख के देती है डायरी पे, हमें होमवर्क तक सर ग्रुप्स में भेजते हैं, हमें क्लास वर्क देते हैं, हमें सारा गाइड करते हैं कि किस तरह इस चीज़ को लेकर चलना है। छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं और फिर बड़े तक जाते हैं। तो हम लोगों को तो पास्ट पेपर्स ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सर हमें बोला करते थे कि इंट्रो टू अकाउंटिंग सबसे मुश्किल है। ये बात प्रूफ हो गई। मैं बच्चों को अक्सर आसपास के जो दोस्त वगैरह हैं उनसे पूछती हूँ FAR 2 कैसा लग रहा है, कहती हैं FAR 2 मुश्किल है। मैं कहती हूँ FAR 2 से तो आसान कोई नहीं है। FAR 1 मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, इंट्रो सबसे मुश्किल लगा। इंट्रो पे मुझे बहुत दिमाग खपाई करनी पड़े, फिर FAR 1 पे भी लगी, लेकिन FAR 2 तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं करे। तो वो वजह थी सर की स्केड्यूल्ड स्टडी मटीरियल की, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है उनकी और बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। तो सर नवीद अंसारी के जो TAs हैं वो भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं और सर भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। हम लोगों को आखिरी दिन तक, पेपर से एक दिन पहले तक सर अवेलेबल होते हैं कि क्वेश्चंस पूछो, फिर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स देते हैं। तो वो तो ऐसे ही है जैसे उंगली पकड़ के पेपर के हॉल तक मुझे लगता है पहुंचा के आते हैं। फिर आगे आपकी किस्मत भी होती है और उनकी दुआएं भी ज़रूर होती हैं। नहीं, नवीद अंसारी साहब के बारे में हम अक्सर ये कहते हैं कि जो कमिटमेंट का लेवल है, मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कमिटेड इंसान नहीं सर मैंने भी नहीं देखा कि यानी जुनून की हद तक कमिटेड होना ना। और बाद दफ़ा हम उनसे बहस में पड़ जाते हैं कि यार बस कर दो, अब जाने दो। यानी एक बंदा बीमार है और खुदा ना खास्ता एक अटेम्प्ट में वो कहीं कोई ऐसी छोटा सा उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो बाजू पे पट्टियां लगा के और उसी तरह पहुंच गए हैं। और हम उन्हें कह रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, यानी गेट से क्लास तक नहीं जा सकते थे, बाइक पे चले गए वहाँ तक और वो क्लास पढ़ा के आ गए। तो ये कमाल तो नवीद अंसारी साहब को बहरहाल हासिल है। लेकिन इसके अगेंस्ट उन्होंने जो मोहब्बतें समेटी हैं बच्चों से, वो भी लाजवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह जो 7 बजे क्लास होती थी उसमें भी इस तरह था कि सर हमसे 5 मिनट पहले ही पहुंचे हुए होते थे। धुंध के दिन थे, हम लोगों को नहीं पता धुंध है या नहीं है, सर पहुंचे हुए हैं। और ये बड़ी बेहतरीन कमिटमेंट लेवल है। मैं सर की बात से एग्री करूंगी कि मैंने भी ऐसा कमिटमेंट लेवल किसी में नहीं देखा, किसी उस्ताद में। टाइम की जो पाबंदी है, सारे उस्ताद माशाल्लाह, राइस के सारे उस्ताद बहुत टाइम की पाबंदी करते हैं, लेकिन सर नवीद अंसारी का भी अलग ही लेवल है। हाँ नहीं, उनका बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, उनकी कमिटमेंट का डिफरेंट लेवल है, उनका बच्चों के साथ घुल मिल जाने का बिल्कुल डिफरेंट लेवल है। हम भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल नवीद अंसारी साहब एक अपना मकाम रखते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो जनाब, मंजिल 8 पेपर में से आप 6 पास कर चुके हैं और बाकी रह गए हैं अब 2 पेपर। और वो 2 कौन कौन से रह गए? MFA और ऑडिट। और वो दोनों आप इस दफ़ा इंशाल्लाह पढ़ रही हैं। तो अल्लाह खैर आफियत रखे। तो आने वाली अटैम्प्ट में जनाब आप वो मंजिल अबूर कर चुकी होंगी कि जहाँ से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगी। चलें, बीइंग ए फीमेल स्टूडेंट, आपको इस प्रोफेशन में फ़ीमेल के बारे में आपकी क्या राय बनी और अब आप आने वाले बच्चों को इसके बारे में क्या गाइड करेंगे? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि इंसान का जो अपनी तरबियत होती है वो इसमें बड़ा इफ़ेक्ट रखती है। इंसान जो घर से तरबियत लेके निकला है वो बेशक किसी भी कॉलेज में है, किसी भी एकेडमी में है, वो ठीक रहेगा। राइज़ इस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि राइज़ में बहुत अच्छा माहौल है, लड़कियों के लिए सेफ़ माहौल है, और जिस तरह राइज़ का थोड़ा सा दीनी माहौल भी है वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो और ये कि मैं पहले सोचती थी कि एक ऑफ़िस में माहौल कैसे होगा, कॉर्पोरेट लाइफ गुजारनी आगे, एक एज़ अ फ़ीमेल कैसे लेके चलेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे बड़े एजुकेटेड लोग ही आगे पास कर पाते हैं। और फिर जब आप एजुकेटेड लोगों के दरमियान काम करते हैं तो आप कम इन चीज़ों के हरासमेंट वगैरह से कम अफेक्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड के अल्लाह आने वाली ज़िंदगी में ऐसा कोई दिन ना दिखाए, लेकिन
ये प्रोफेशन मेरे नज़दीक एक फ़ीमेल्स के लिए बहुत बेस्ट प्रोफेशन है। नहीं, बहुत बेस्ट प्रोफेशन है। देखें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम कर रही होंगी तो आपका ज़ाहिर है एक ऑफिस होगा, आपकी बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, बल्कि जो इस तरह के लोग हैं कि जो बेटियों के बारे में ये सोचते हैं कि यार नहीं, इसे बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग में नहीं जाना, बहुत किसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टफ एनवायरनमेंट में नहीं जाना, तो एक वाइट कॉलर लग्जरियस जॉब आप लोग कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड माहौल में आप लोग बैठे होते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो बच्चियों के बारे में आप कह रहे हैं कि जी उन्हें इस प्रोफेशन में आना चाहिए। बिल्कुल। ये बड़ा, मैंने खुद भी यूट्यूब वगैरह से काफ़ी इन वीडियोस से गो थ्रू हुई थी ताकि मुझे पता चले कि, क्योंकि मेरी भी एक मिथ टूटनी चाहिए थी कि एक कहा जाता था मेरे घर में भी और आसपास भी कि ये फ़ीमेल्स के लिए प्रोफेशन नहीं है। तो मैंने ये मिथ तोड़ने के लिए यूट्यूब के से काफ़ी मदद ली। उसमें एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट सर जाहिद कवी का कोई 2-3 साल पुराना था, जिसमें एक गोल्ड मेडलिस्ट बच्ची जो हमारी, हाँ जी, उनसे मैंने बड़ा सीखा कि इस प्रोफेशन में फ़ीमेल बहुत टॉप पे जा सकती हैं। हुरिया बतूल को हम देख रहे हैं। हुरिया बतूल इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल सबके लिए। वो इंशाल्लाह हम उनके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। हमारे ज़रा टाइम हमारा आपस में मैच नहीं हो पा रहा, तो बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो इतने मेंबर्स हैं, आपको मालूम है कि ICAP के सेपरेट रूल्स हैं फीमेल्स के लिए। मतलब ऑडिट फर्म में फ़ीमेल को एम्पावरमेंट करने के लिए पूरा विंग मौजूद है, और वो एक एक चीज़ देख रहा होता है कि ऑडिट फर्म में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फ़ीमेल्स के लिए, कौन सी नहीं अवेलेबल है। ICAP बड़ा केयरिंग है अपने पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोफेशन है डेफिनेटली। अच्छा जी, आप अब उन बच्चों की तरफ आ जाएं जी जो FSC में आए और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए हैं। जाहिर है आपने पढ़ा तो आपके साथ बहुत सारे वो बच्चियां भी थीं, वो बच्चे भी थे, और माशाल्लाह वो भी क्वालिफाई कर करके आगे आ रहे हैं। तो इन लोगों को क्या मशवरा देंगे आप लोग? मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो QAT, अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो QAT दें और इस प्रोफेशन को ज्वाइन तो ज़रूर करें। दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि ये इतना मेहनती प्रोफेशन नहीं है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा इसको प्रेशराइज कर दिया गया, ये मेहनती है। अच्छा, शुक्र है कि अब आप मेरे उस थीसिस के पास पहुँच गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि जो मैं तो आपको पता है कि क्लासेस में लफ्ज़ बोल दिया करता हूँ कि मेरे नज़दीक तो ये दुनिया का आसान तरीन प्रोफेशन है, अगर इसको ज़रा समझ के किया जाए और कंसिस्टेंटली किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। मेरे नज़दीक अगर एक नर्सरी क्लास का बच्चा भी, मुझे लगता है 7:30 बजे घर से निकल पड़ता है, अगर आप 7 बजे क्लास लेने आ रहे हैं तो कौन सा कमाल है, कौन सी बहुत बड़ी मेहनत है। एक नर्सरी क्लास का क्या, हर क्लास का बच्चा अपने टीचर को सुनता है। अगर आप एक अपने टीचर को गौर से सुन रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी मेहनत है। एक छोटी क्लासेस के बच्चे रोज़ ट्यूशन्स जाते हैं, रोज़ 3-4 घंटे लगाते हैं, पढ़ते हैं वहाँ पे बैठ के। अगर आप भी वो 3-4 घंटे पढ़ लें और वो अपने दिमाग में ना क्रिएट करें कि मुझे तो यूनिवर्सिटी जाना था और मुझे तो पूरे साल मज़े करने थे और मुझे तो आखिरी हफ्ता पढ़ना था, तो ये तो बहुत मेहनती प्रोफेशन हो गया, मुझे तो वो चीज़ें मिल नहीं रही। तो आपने अपने आप को स्कूल वाला बच्चा समझना है, अपने आप को स्टूडेंट समझना है, अपने आप को तालिबे इल्म समझना है। अब दरख्त का काम होता है ऑक्सीजन देना, उसको हम ये तो नहीं समझते कि ये मेहनत कर रहा है। एक तालिबे इल्म का काम होता है मेहनत करना, इल्म की तलब रखना। तो इसमें उसकी इतनी मेहनत का क्या कैसे मेरे नज़दीक आ गया। तो यही बात है कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी लेके आएँ। जैसे सर जाहिद कवी अक्सर अपने मेंटोरशिप के जो लेक्चर्स होते हैं उसमें बोलते हैं कि स्केड्यूल बनाएं अपनी ज़िंदगी में, एक्सरसाइज ऐड करें, जंक फूड छोड़ दें, गलत खाना छोड़ दें, गलत लोगों को छोड़ दें, नेगेटिव लोगों को छोड़ दें। अगर आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो मेरे नज़दीक इससे आसान प्रोफेशन कोई नहीं है। अगर आप अपनी जवानी के 5 साल इस प्रोफेशन को दे रहे हैं तो अगले 50 साल ये देगा आपको। बेशक ऐसे, बल्कि हम अक्सर एक कहा करते हैं कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फैमिली में आ गया है तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ वो अपनी लाइफ चेंज करेगा बल्कि अपने से जुड़े हुए बहुत सारे करीबी रिश्तों की लाइफ भी चेंज होगी। नहीं जनाब अहमद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और माशाल्लाह आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप कितना अच्छा पढ़ती हैं इसका तो मुझे अंदाज़ा था, इस 2 सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए, लेकिन आप इतना अच्छा बोलती हैं, मेरे लिए ये एक नई बात थी। तो इंशाल्लाह किसी दिन फिर आपसे दोबारा भी किसी और मौजू पे भी बात करेंगे। आप बड़ा प्यारा बोल रही हैं माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे, और आप जल्दी से जल्दी, अब इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह आप 2 पेपर क्वालिफाई करेंगी और फर्म में आएंगी, आप अच्छी सी फर्म ज्वाइन करेंगी और एक प्रोफेशनल इंसान की हैसियत से इंशाल्लाह ताला प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगी। तो लें जनाब, आज हमने आपको एक बड़ी ही डिफरेंट स्टोरी सुनाई है एक और बच्चे से, एक कामयाब बच्चे से। ये वही बच्चे हैं जो हमारे प्रोफेशन के चेहरे को खूबसूरत बना रहे हैं।
जो हमारे प्रोफेशन के चेहरे की कॉस्मेटिक साइड लोगों ने मिथ्स के ज़रिए से ख़राब कर रखी है ना, ये उनमें रंग भर रहे हैं। और यही बच्चे हैं जो इंशाअल्लाह ताला दोबारा से इस प्रोफेशन को उरूज पे लाएंगे कि लोग ब्लाइंडली इस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे। और ये एक स्ट्रगलिंग क्लास का प्रोफेशन है। ये बच्ची यहाँ पढ़ कर गई है और इतने बच्चे हम पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ कोई अपर क्लास के लोग नहीं आ रहे होते, अमूमन कोई हाई क्लास के लोग नहीं होते हैं। ये स्ट्रगलिंग क्लास का प्रोफेशन है और बच्चे आते हैं यहाँ से स्ट्रगल करके और अपनी क्लास चेंज करते हैं। आई होप कि आप भी बहुत कुछ लर्न करेंगे। और जो लोग सोच रहे हैं, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो पानी से बाहर खड़े होकर लहरों का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं, पानी से बाहर खड़े होकर लहरों का अंदाज़ा नहीं लगेगा। बिलाखिर आपको पानी में कूदना है अगर स्विमिंग करनी है तो। बेस्ट ऑफ लक।